जी अस्सलाम वालेकुम। जी, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप एक्सेल यूज़ करते हुए रिग्रेशन एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम वही लेंगे जो कि हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, और किस तरह से आपने वही स्टेप जो मैनुअली आपको क्लास में एक्सप्लेन किए गए, किस तरह से आप वो स्टेप एक्सेल पे जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर मैं रिवाइज करूं, तो उसके लिए जो डेटा सेट आप डिस्कस कर रहे हैं वो वही है कि जो आपने पेपर स्ट्रेंथ का डेटा सेट लिया है, और ये क्लेम किया जा रहा है कि इट डिपेंड्स अपॉन द हार्डवुड कंसंट्रेशन। और जो इसके स्टेप्स हैं, जस्ट लाइक पहला स्टेप ये है कि आप इस डेटे का स्कैटर प्लॉट बनाएंगे। अब देखना यह है कि एक्सेल में हम किस तरह से इस डेटे का स्कैटर प्लॉट जो है वो बनाएंगे। तो डेटा मैंने ऑलरेडी एक्सेल में फीड किया हुआ है। अच्छा, आपने इस चीज़ की केयर करनी है कि जो पहला कॉलम है वो आपने रखना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, और जो दूसरा कॉलम है वो आपने रखना है डिपेंडेंट के लिए। इसलिए कि जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली जो एक्स एक्सिस पर आएगा, जो पहला कॉलम होगा वो ऑटोमेटिकली उसने उसको एक्स एक्सिस पे ले जाना है। क्योंकि हार्डवुड को हम एक्स एक्सिस पे लेंगे, तो दैट्स वाई आपको ये पहले कॉलम के तौर पे लिखना है। इसके बाद आपने इसका पूरा जो डेटा है वो सिलेक्ट करना है। माउस को क्लिक करेंगे और लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, लेफ्ट बटन, और ड्रैग डाउन करेंगे तो ये पूरा डेटा सेट इंक्लूडिंग द लेबल्स ये आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप जाएंगे इंसर्ट में, और स्कैटर प्लॉट आ रहा है चार्ट्स में मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रही हैं, और ये देखिएगा कि ये थोड़ा सा उसने हेल्प आउट भी आपको स्क्रीन टिप भी देता है, इंसर्ट द स्कैटर। तो यहां से आप क्लिक करोगे और पहला ही ग्राफ जो है वो स्कैटर प्लॉट है। ठीक, अब हमने इसको क्लिक कर दिया है एंड देन ये स्कैटर प्लॉट जो है वो सिलेक्ट हो गया। लेकिन अभी हमें इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। पहली मॉडिफिकेशन मुझे ये करनी है कि मेरा एक्स एक्सिस की मिनिमम वैल्यू 10 है और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 30 है, लेकिन जो मेरा ग्राफ है वो 0 से स्टार्ट कर रहा है, तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड नज़र आ रहा है। सिमिलरली जो वाई वैल्यूज़ हैं, मिनिमम वैल्यू मेरी 160 है और मैक्सिमम 200 है, जबकि वो 0 से स्टार्ट कर रहा है। तो आप सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की स्केल चेंज करेंगे, और उसका तरीकाकार ये है कि आप एक्स एक्सिस का जो यहाँ पर स्केल है इसके ऊपर रख के डबल क्लिक करोगे तो ये एक्सिस ऑप्शन, फॉर्मेट एक्सिस ऑप्शन ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। इसमें एक्स एक्सिस की जो मिनिमम वैल्यू है अब हमारे पास 10 आ रही है। क्लियर? तो चले मैं थोड़ा सा स्पेस दे के इसको 9 कर देता हूं, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मेरे पास 30 जा रही है, तो मैं उसे 30 पर प्लेस कर देता हूं। ठीक है ना? और देखिएगा कि अब जो मेरा जो ग्राफ है वो सिर्फ उतना ही स्केच होगा जितना मेरे डेटा रीडिंग्स जो है वो थोड़ी सी अवेलेबल है। सिमिलरली अब वाई एक्सिस को भी करना है, चूंकि वाई एक्सिस उसने 0 से स्टार्ट किया है, बल्कि मैं चाहूंगा कि वो 150 से स्टार्ट हो। तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे, एक्स वाई एक्सिस पे कहीं पर भी रख के डबल क्लिक करोगे तो ये फिर अगेन एक्सिस ऑप्शन ओपन कर देगा। यहां पर मैं ऐसे कर देता हूं 155, और मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 200 है, तो ये 200 पे। तो ज़रा ग्राफ थोड़ा बेहतर हो जाएगा ना। अब आपको ज़्यादा मुनासिब ये ग्राफ लग रहा है। क्लियर? क्या किया मैंने? ग्राफ के ऊपर क्लिक किया, साथ ही ये ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं। एंड देन अब मैं एक्सिस के ऊपर भी लिखना चाहूंगा। ये जो प्लस करेंगे वो कहता है चार्ट एलिमेंट्स, आप इसको क्लिक करोगे, अब वो कहता है एक्सिस टाइटल्स। तो देखें वो कहता है जी एक्स एक्सिस पे क्या लिखना है आप लिख लें। आप सिंपली ये भी कर सकते हो कि यहां से जाओ, राइट क्लिक करो, टाइटल को कॉपी कर लो, एक्सिस पर आके डबल क्लिक करोगे तो इस सेल में आ जाएगा, और इसको डिलीट कर लेंगे और सिंपली पेस्ट कर देंगे इसके ऊपर। सॉरी, इसके ऊपर आप पेस्ट करना है। ठीक है ना? तो इसमें या आप खुद भी लिख सकते हो कि कैसे आप ये टाइटल जो है वो वहां पर इंसर्ट कर सकते हो, तो आप खुद भी उसको जो है वो
तो यहां पर एक्सिस क्लिक किया, एक्सिस आ गया। यहां पर आप खुद भी लिख दो हार्डवुड, हार्डवुड। मैं दोबारा से इसको एक्सिस टाइटल पे ले आता हूं, एक्सिस टाइटल, डबल क्लिक और हार्डवुड, और इसी तरह से वाई एक्सिस पे डबल क्लिक करेंगे, ये टाइटल के अंदर आ जाता है। देन आप इसे डिलीट कर दें और वहां पर लिखते हैं स्ट्रेंथ। सिमिलरली ये जो आपका पास टाइटल है स्कैटर प्लॉट, तो ये थोड़ा सा मुनासिब हो जाएगा। देन और क्या एलिमेंट हम इसमें ऐड कर सकते हैं, आप डेटा लेबल्स रीडिंग्स आ जाएंगी, उसके ऊपर हर इंडिविजुअल रीडिंग्स जो हैं उसके ऊपर आ जाएगी। और अब ये आपका ग्राफ जो है वो प्रिपेयर हो गया है। और अगर आप अपनी स्लाइड्स में हमने देखें तो हमने भी कुछ इसी किस्म का ही ये ग्राफ था, हार्डवुड है, स्ट्रेंथ है, स्कैटर प्लॉट है और उसके ऊपर डेटा लेबल्स आ रहे हैं। तो एक्सेल की मदद से हमने ये ग्राफ जो है वो प्रिपेयर कर लिया। तो एक तो स्कैटर प्लॉट कैसे बनाना है और उसके एलिमेंट्स की स्केल सेटिंग जो है वो किस तरह से आपने उसको परफॉर्म करना है। होप सो कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब दूसरा काम है इसके ऊपर रिग्रेशन एनालिसिस परफॉर्म करना, कि किस तरह से हमने इसके ऊपर जो है वो रिग्रेशन एनालिसिस जो है वो करना है। अच्छा, एक और चीज़ साथ साथ वो भी डिस्कस कर लें। लाइक अगर फर्ज करें आपको x की स्क्वेयर्ड वैल्यूज चाहिए, तो यहां पर आप टाइटल लिख देते हैं x स्क्वेयर्ड, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आप स्क्वेयर लिख नहीं सकते तो मैंने हेड के साथ। एक्सेल में आपको पता है जो भी फार्मूला हम प्लेस करते हैं इक्वल साइन के साथ स्टार्ट करता है, तो इक्वल साइन। अब आपने लिखना एक्चुअली ये है कि जिस सेल में 10 लिखा गया है इसका स्क्वेयर करें। आप जस्ट इसे क्लिक करते हैं तो इस सेल का एड्रेस है A2, जैसे मैट्रिक्स का एलिमेंट होता है ना, तो वर्कशीट के भी सेल एड्रेसेस होते हैं A2। इसके बाद आप हेड सिंबल यूज करें, दैट इंडिकेट्स द पावर और 2, और इसको एंटर करते हैं तो 10 का स्क्वायर। अब ये जो फार्मूला है हर एलिमेंट का लेना था, ये तो सिर्फ 10 का आ रहा है। आप इसे डाउन द कॉलम कॉपी करते हैं और इसका एक सिंपल सा वे ये है कि आप ये जो फिल हैंड, इसे हम कहते हैं फिल हैंडल, ये सॉलिड स्मार्ट प्लस में चेंज हो जाएगा। आप सिर्फ इसे डबल क्लिक कर दें जब ये ब्लैक प्लस में चेंज हो, तो ये देखें ऑटोमेटिकली डबल क्लिक किया है तो उसने सबके स्क्वायर्स जो है वो कैलकुलेट करते। तो 30 का स्क्वायर जो है वो 900। लाइक आपको वाई स्क्वायर्स भी चाहिए, मैंने यहां लिख दिया वाई स्क्वायर, फार्मूला वही है, इज इक्वल साइन प्रेस करेंगे। एक्सेल में जो फार्मूला स्टार्ट होता है इक्वल साइन के साथ, आपने कहना जो इस सेल में वैल्यूज पड़ी हुई है उसका स्क्वायर करना है, एंटर प्रेस करेंगे एंड देन फार्मूला कॉपी करना है, तो ये सारे स्क्वायर्स आ जाएंगे। फिर आप कहते हो हमने एक्स वाई फाइंड करना है, इज इक्वल टू एक्स, जो एक्स की एक रीडिंग है, मल्टीप्लाई वाई एंड एंटर। ये सिर्फ एक सेल पर अप्लाई होगा एंड देन जब आप इसे डबल क्लिक अप्लाई करोगे तो ये डाउन द कॉलम सारे सम हो जाएंगे। अच्छा, लाइक अब आप इसे सम भी करना चाहते हैं, सम, तो एक इक्वल साइन प्रेस करोगे और उसमें एक्सेल में एक फंक्शन है सम का, सम। ये फंक्शन को जो जो यूज होते जाएंगे मैं आपको बताऊंगा। वो आपसे एक्चुअली पूछ रहा है कि आपने कहां से लेके कहां तक वैल्यूज का सम करना है। तो हमने इस सेल से लेके और इस सेल तक जितनी वैल्यूज है उसका सम करना है। आप क्लिक करोगे और लेफ्ट बटन होल्ड करोगे, प्रेस रखोगे और ड्रैग डाउन करते जाए। देखिए ये खुद ब खुद आ गया। A2 से लेके A11 तक जितनी भी वैल्यूज हैं उसका सम करना है, इक्वल टू प्रेस कर दीजिएगा, 208 आ गया। अच्छा जी, इसके बाद आप उसी तरह से इसको ड्रैग कर दें, ये फार्मूला कॉपी हो जाएगा, सबके नीचे उनके सम आ गए। ये आ गया इस कॉलम का सम, ये आ गया इस कॉलम का सम, तो ये सबके नीचे जो है वो उनके जो रिक्वायर्ड सम्स हैं वो एक्चुअली अपीयर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अगर आपको कोई फार्मूला अप्लाई करना हो, मस्ट स्टार्ट विद द इक्वल साइन, और अगर वही फार्मूला हर सेल पर अप्लाई करना हो तो जस्ट उसे ड्रैग कर दें। अब जरा रिग्रेशन पर आते हैं। आपने रिग्रेशन एनालिसिस करना है, डेटा, डेटा एनालिसिस, और यहां से आपने रिग्रेशन चेक करनी है। ओके,
अब यहां पर मैं इसको डिलीट कर लेता हूं। यहां पर आपको ये शीट मिलेगी। अब वो आपको एक्चुअली कह रहा है वाई वैल्यूज कहां है उसकी रेंज बुक करो। आप इसके ऊपर ये जो बटन है ये प्रेस करेंगे। अब आप क्या करेंगे, इंक्लूडिंग द लेबल क्लिक करें, उसी तरह से लेफ्ट बटन होल्ड करें एंड ड्रैग डाउन करें। यहां तक आपकी वाई वैल्यूज आखिरी तो टोटल है, वापस शीट में आ जाए। तो वो उसने कह दिया कि वो डॉलर साइन खुद लगाता है, छोड़ दें इसको। डॉलर साइन क्या है, B1 से लेके B11 तक आपने बता दिया मेरा Y का डेटा है। फिर इसी तरह से इस पर आ जाए। अब आपने X का डेटा, माउस क्लिक करें, लेफ्ट माउस बटन होल्ड करें, ड्रैग डाउन करें एंड देन वापस शीट में चले जाएं। तो आपने उसे बता दिया कि X वैल्यूज कहां है और Y वैल्यूज कहां है। अब बेसिकली जो पहली आपका लाइन है ये वाली, ये तो न्यूमेरिक्स नहीं है, ये तो लेबल्स हैं। तो अगर तो हैं तो आप कहें जी पहली लाइन में लेबल्स लगे, वो खुद ही पढ़ेगा पहली लाइन को। ठीक, इसके बाद आपको याद होगा हमने लेक्चर्स में कॉन्फिडेंस इंटरवल्स भी फाइंड किए थे। इसे भी क्लिक कर दें और वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यहां पर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एक्चुअली देता है। जब आप 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देंगे तो ऑटोमेटिकली लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो 5% हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद आपने रेजिडुअल्स, याद है ना, एरर्स, रेजिडुअल्स, आपने वो वाले भी सेव कर दे, इसे चेक कर लें। तो एक आपने वाई रेंज देनी है, एक्स रेंज देनी है, लेबल्स कहना है, पहली रो पर लेबल्स हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल बना दो, रेजिडुअल्स भी कैलकुलेट कर दो, एरर जैसे वाई माइनस वाई हेड कहता है, और साथ ही ऑटोमेटिकली वो कहेगा कि ये जो सारा रिजल्ट है वो एक नई शीट पे लगाओ, न्यू वर्कशीट पे, और उसके बाद आप ओके कर देंगे। तो देखेगा कि उसने इस शीट में वो काफी सारी आपको कैलकुलेशंस जो है वो परफॉर्म करके दी। अगर हम सीक्वेंस को फॉलो करें, सीक्वेंस को, तो उसमें जो दूसरा स्टेप था वो कहता था एस्टिमेट द रिलेशन फ्रॉम डेटा बाय यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। अब ये जो चीज है, और हमने अगर इसके न्यूमेरिकल आंसर जो कैलकुलेट किए थे बेस्ट फिट लाइन के मेथड ऑफ डी स्क्वायर को यूज करते हुए, तो ये थे 143.8 एंड 1.88। ये आपके पास वाई इंटरसेप्ट था और 1.88 जो था वो स्लोप था। तो ये एक्सेल में कहां पर आएंगे, ये एक्सेल में ये आ गए, ये दो इंफॉर्मेशन। अगर आप इसको प्रॉपरली देखना चाहते हैं, होम की में प्रेस करें और जरा डेसिमल डिक्रीज कर दें, ये देखें 1.43, और अगर आप एग्जैक्टली वो, तो ये दो आंसर आ गए। तो यहां पर जो लास्ट सेल होता है ये कॉफिशिएंट क्या दिया उसने, इंटरसेप्ट, यहां स्लोप नहीं लिखा, उसने कहा जी एक्स के साथ जो लगा हुआ होगा, जाहिर है वो हमें पता है स्लोप है, तो ये कॉफिशिएंट, तो ये इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिल जाएगी। तो एक तो आपको पता चल गया कि बेस्ट फिट लाइन के जो पैरामीटर एस्टिमेट्स हैं वो कहां पर अवेलेबल हैं, तो ये आपको इंफॉर्मेशन आ गई। अच्छा, बाकी हमने स्टैंडर्ड एरर्स कैलकुलेट किए थे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्लोप एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ इंटरसेप्ट, यही थे ना दो, ये स्लोप का था और ये इंटरसेप्ट का था, 0.117 और 2.53। और जो नेक्स्ट सेल है वो यही है, नेक्स्ट सेल जो है वो यही आपको कोफिशिएंट्स जो है वो देगा 2.52। थोड़ा सा क्योंकि मैंने वो वहां पर मैनुअल किया हुआ है तो मे बी वो लिटिल बिट कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो, राउंडिंग एरर्स हो, लेकिन यहां पर जो है वो सारी की सारी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेगा। फिर उसके बाद अगर आप देखें कि ये स्टैंडर्ड एरर्स भी हमें पता चल गए, उसके बाद मैंने हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, टी टेस्ट की मदद से बीटा 1 इज इक्वल टू 0 की हाई टेस्टिंग परफॉर्म की 16.05। मैं चूंकि मैनुअल कर रहा हूं तो मे बी मेरे पास थोड़ा सा और इसका रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा हो, बहरहाल ये टी टेस्ट की वैल्यू आ रही है, देखें ना यहाँ चेंज आ रही थोड़ी, 16.12, नॉट अ डिफरेंस, बिग डिफरेंस, वहां 16.05 है। उसने चूंकि राउंडिंग्स वगैरह नहीं की हुई, और अगर हम कर भी लेंगे तो ऑलमोस्ट वो सेम ही आंसर हमारे पास आ जाएगा, तो कोई बहुत ज्यादा इसमें जो है वो फर्क नहीं होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो बेसिकली है कि आप इसकी टेबल वैल्यू से कंपेयर करते हो, टेबल वैल्यू से। बेसिकली यहां पर अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, टेबल वैल्यू की ऑप्शन नहीं है, या तो आप इसके बाद मैन्युअली टेबल देख लें। अच्छा जी, इसमें एक कॉन्सेप्ट है पी वैल्यू का, पी वैल्यू का,
तो पी वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है ये है क्या चीज़ और इसको को कैसे हम डिस्कस करते हैं। तो पी वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं क्लासरूम में थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा और फिर जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पी वैल्यू से डिसीजन एक्चुअली किस तरह से करना है। तो ये जो स्टेप्स हो गए टी टेस्ट की तो वो भी पता चल गया कहां पर है। इसके बाद हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल्स फाइंड किए थे B1 और B0 के लिए 1.61 2.15 शीट में देखें तो ये आ रहे हैं। अगर मैं इसको जो है B का ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है और अगर इसे राउंड करूं तो यही वाला राउंड अबाउट करके 1.61 2.15 तो ये वाला कॉन्फिडेंस इंटरवल भी यहां पर मेंशन है। आगे वो अपर बाउंड और लोअर बाउंड का जिक्र करता है। आप समझ लें वो हमारा फिलहाल जो है वो 95% है और ये भी एक्चुअली वही इंफॉर्मेशन दोनों एक ही जगह पर है और कोई सी भी आप इंफॉर्मेशन इसमें से यूज कर लेंगे यू विल गेट द सेम रिजल्ट। क्लियर? अच्छा जी, इसके ये तो हो गया सारा टी टेस्ट वगैरह के मतलब कॉन्फिडेंस इंटरवल भी पता चल गया दिस वन। इसके बाद आ गया एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल, टोटल ऑब्जर्वेशंस टोटल कितना है और सारा कुछ। तो ये टेबल जो है जिसमें हमने सारी एफ कैलकुलेटेड वैल्यू एफ कैलकुलेटेड वैल्यू 2.57 कैलकुलेट की थी वो एग्जैक्टली इस टेबल में अवेलेबल है जो कि उसके ऊपर टेबल है। अब अगेन चूंकि मैंने थोड़ी राउंडिंग शायद की, उसने देखे ना ज्यादा डिजिट्स तक गया था तो ये थोड़ा सा जरूर डिफरेंस आ रहा है, लेकिन नो मैटर। जब आपको पता है कि वो सिग्निफिकेंट ही आना है तो कोई इतना ज्यादा फर्क जो है वो उस पर नहीं आएगा। जैसे मैंने एक्चुअली इसको 4.9 लिया हुआ है और उसने उसको एग्जैक्टली 4.850001 करके, तो इतना ज्यादा फर्क इसमें नहीं आएगा। देन इसके बाद आपको या तो ये पी वैल्यू देखनी पड़ेगी, ये मैं क्लासरूम में एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि थोड़ा सा ये टाइम लेगा, और या फिर आपको टेबल वैल्यू से। तो यहां पर आपको पता चल गया कि क्या क्या इंफॉर्मेशन ये अवेलेबल है और यहां से आपको आइडिया हो गया कि अनोवा टेबल किस तरह से बनाना है। इसके बाद का जो स्टेप था कि जी हमने आर स्क्वायर वैल्यू नोट करनी थी। 97% इज आर स्क्वायर वैल्यू, और वो जो आर स्क्वायर वैल्यू है वो यहां पर आ रही होगी आर स्क्वायर 97। तो सेम, और अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे लाइक इज इक्वल टू साइन दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 तो वो परसेंटेज फॉर्म में आ गई 97, और अगर मैं इसे राउंड फिगर में करूंगा तो ये 97% जो है वो आर स्क्वायर्ड वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई। तो जो कैलकुलेशंस हमने की वो यहां पर आ गई। अच्छा, इसमें एक हमने रेसिडुअल प्लॉट भी बनाया था ताकि पता चले कि उसमें स्ट्रक्चरलेस है या नहीं। अब रेसिडुअल प्लॉट बनाने के लिए आपको एक चाहिए रेसिडुअल्स और एक्स एक्सिस पे चाहिए वाई हेड। अब एक्सेल में जब आपने रेसिडुअल स्टोर करवाए थे तो देखें ये रेसिडुअल यहां पर आ रहे हैं, ये रेसिडुअल आ रहे हैं और ये वाई हेड वैल्यूज आ रहे हैं, प्रेडिक्टेड स्ट्रेंथ, प्रेडिक्टेड वैल्यू, हेड वैल्यूज। अच्छा, इसके ऊपर अगर मैं इज इक्वल टू सम करके देखूं, सम, और कहूं कि ये तमाम वाई वैल्यूज को सम करें जो कि प्रेडिक्टेड, जिसे वाई हेड वैल्यूज भी कहते हैं। सेम फार्मूला में अगर इधर स्पेंड भी कर दूं, और ये एक्चुअली अगर आप नोट करें इसका फॉर्मेट, अगर मैं आप चेंज करता हूं फॉर्मेट सेल्स, मैं इसके जरा नंबर में जाके इसके जरा डेसिमल बढ़ा के देखते हैं। ठीक, तो देखें ये 0, तो सम जो है ऑफ सम ऑफ रेसिडुअल इज इक्वल टू 0। याद है लीस्ट स्क्वायर लाइन में पढ़ा था कि जो एरर का सम होता है, क्या होता है एरर का सम? 0 होता है। तो रेसिडुअल्स में हमने बनाया है तो एरर का सम जो है वो बेसिकली 0 हो गया। एक और चीज पड़ी थी, एक्चुअल वैल्यूज का सम और प्रेडिक्टेड वैल्यूज का सम सेम। अब मैं जरा, ये शीट है, ये रिजल्ट शीट है, ये साथ ही मेरी डेटा शीट है। तो कितना था वाई वैल्यूज का सम? 1829। कितना आ रहा है? 1829, बिल्कुल सही है। एरर सम 0। वो प्रॉपर्टी याद करें, हमने रेसिडुअल्स और टूल्स की लीस्ट स्क्वायर लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब आपने इसका ग्राफ स्केच करना है, ठीक है ना। अब आपने इसका ग्राफ स्केच करना है कि जी इसका ग्राफ कैसे स्केच करेंगे। क्योंकि एक्स एक्सिस पे लेनी है फिटेड वैल्यूज, वाई एक्सिस पे लेने हैं रेसिडुअल्स, तो बिल्कुल ठीक है, हमने इस ग्राफ को उसी तरह से ही स्केच कर देना है। क्लिक करेंगे, लेबल्स आप नहीं लेंगे, जस्ट ये वाली क्लिक करेंगे, डेटा,
होम, इंसर्ट, स्कैटर प्लॉट। अब चूंकि इसका भी तो स्कैटर बनाना है ना, लाइक दिस वन। अब आप थोड़ा सा अगेन वही चीज कर लें कि आप इसके क्लिक करें और कहें कि मिनिमम वैल्यू जो है वो 150 है और मैक्सिमम वैल्यू 250, दैट्स ओके। तो ये थोड़ा सा ग्राफ जो है वो स्ट्रेच हो जाएगा। इवन अगर मैं इसको और चेंज करूं तो ये 160 कर लें ताकि वो आपको क्लास की तरह का ग्राफ। तो ये वही वही पैटर्न जो मैंने आपको बताया कि जी कोई जिग जैग सा पैटर्न है, देयर इज नो एग्जैक्ट पैटर्न। तो ये स्ट्रक्चरलेस रेजिड्यूल होना चाहिए, जिससे मुराद एक्चुअली ये लेते हैं कि जो इंफॉर्मेशन इसमें आ रही थी वो बेसिकली हमने सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसमें से एक्सट्रैक्ट कर ली है। इसमें कोई सिस्टमेटिक पैटर्न नहीं है। दैट इज आवर मॉडल इज अ गुड फिट मॉडल टू द डेटा सेट जो है वो हमारे पास है। अच्छा, इसके बाद अब एस्टिमेशन परफॉर्म करना। उसने कहा अगर पेपर की स्ट्रेंथ और हार्डवुड कंसंट्रेशन का आपको आइडिया हो गया है तो ज़रा आप बताइए तो सही, अगर हम 23% हार्डवुड की कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं, 23%, तो फिर एक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ जो है वो कितनी आएगी। तो चूंकि अब आपके पास रिलेशन का आइडिया है तो आप सिंपली जहां x रखना है वहां 23 पुट कर दीजिएगा, वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब यहां पर जो है जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज आपने यूज करनी है, प्रेडिक्टेड वैल्यूज, तो उसके लिए आप ये कर सकते हो, यहां पर चले मैं बना लेता हूं, इक्वल टू साइन लगाएं, जस्ट इसे क्लिक कर दें तो ये बन जाएगा B0 प्लस, क्लिक कर दिया B1 मल्टीप्लाई 23। तो उसने कहा 187.03 जो है वो एस्टिमेटेड वैल्यू है, और वही थोड़ा सा राउंडिंग एरर का अगेन थोड़ा सा इशू है, तो देन 187.04। तो ये आपके पास प्रेडिक्टेड वैल्यूज भी जो है वो भी कैलकुलेट हो गई। तो मैं अगर अपने स्टेप्स को रिपीट करूं अब अगर जल्दी से, ताकि हम सीख सकें कि किस तरह से ये शीट जो है या ग्राफ वगैरह जो है वो हमने बनाने हैं, तो सिंपल आपका स्कैटर प्लॉट बनेगा। मैं रिग्रेशन एनालिसिस की बात कर रहा हूं, आप जाएंगे डेटा पे, डेटा एनालिसिस, रिग्रेशन, वो कहेगा इनपुट रेंज, मैं कहूँगा ये y की इनपुट रेंज है, वापस शीट पे x की इनपुट रेंज, ये x की इनपुट रेंज है, वापस शीट पे लेबल्स को क्लिक कर देंगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल क्लिक कर देंगे, रेजिडुअल क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे और सारा एनालिसिस शीट आ गई। सिंपल आ गई ना वही अगेन। और देखें कि ये आपके पास कॉफिशिएंट आ गए, स्टैंडर्ड एरर्स आ गए, कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गए, ये नोवा टेबल की इंफॉर्मेशन आ गई, और ये आपके पास कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आ गया। और ये जो रेजिडुअल प्लॉट बनाने के लिए, अगर आप रेजिडुअल प्लॉट बनाना है तो अगेन ये क्लिक किया, होम की पर गए, एंड देन सॉरी इंसर्ट की पर गए, क्लिक किया, इंसर्ट किया। मेरा ख्याल है कि शायद अगर आप इस चीज़ को करना चाहें तो स्टेप्स को अगर फॉलो करें तो मेरा तो ख्याल है कि ये डेटा एंट्री के बाद ये 1 मिनट का काम नहीं बनता। डेटा एंट्री के बाद ये जस्ट 1 मिनट गेम है, ऐसे ही है ना, ये 1 मिनट गेम रह जाती है डेटा एंट्री के बाद। तो आप सिंपली इस चीज़ को जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको कोई इसमें स्टिल कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं तो आप ऐसा कीजिएगा कि इस वीडियो को कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट क्लास में आपके पास आऊं तो मैंने चूंकि कमेंट्स पढ़े होंगे तो मुझे पता होगा कि स्टूडेंट्स की क्या क्या क्वेरीज हैं, तो मैं फिर आपको जो है वो रिस्पॉन्स कर सकता हूँ। ठीक है जी। इसी तरह की अगर आपके लिए ये हेल्पफुल हो तो ज़रूर मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें से जो भी डेफिशिएंसीज हैं वो हम इंशाल्लाह इसको रिमूव करेंगे, और अगर ये पैटर्न हमें सूट करेगा तो फिर हम ऐसे ही किया करेंगे कि जो ऐसी डिस्कशन जो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी क्लास में लेंथी या मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए, तो मैं उसको एक वीडियो की फॉर्म में जो है वो मैं कर सकता हूँ। होप सो कि आपको ये चीज़ें जो है वो समझ आ गई होंगी। ठीक है जी। फिर